हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स पे होने वाला है। लेकिन मैं आपको की फीचर्स इस वीडियो लेक्चर से पढ़ाना स्टार्ट नहीं करने वाली, वो आपको अगली वीडियो से पढ़ाऊंगी। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या हिस्ट्री है हमारे कंट्री की जिसने कह सकते हैं शेप किया है हमारे कंट्री के इस डेमोक्रेटिक नेचर को, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आज बना है वो किस बेसिस पे बना है, उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मतलब वो इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है। जो आपके टेक्स्ट बुक में से पूरा एक पेज भर के जो पूरा एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है ना, वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो है की फीचर्स पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये आपको कहाँ मिल जाएगा, आप जो ये पढ़ रहे हो ना की फीचर्स वाला, अपना टेक्स्ट बुक में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स वाले ही पेज का ये पैराग्राफ है, ठीक है। लेकिन मैंने इस टॉपिक को हेडिंग दी व्हाट इन्फ्लुएंस द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ आवर नेशन। हमारे कंट्री का जो डेमोक्रेटिक नेचर है वो किस बेसिस पे बना है, मतलब ऐसी क्या इवेंट्स रही है पास्ट में, हिस्ट्री में, जिसने आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को शेप किया है और हमारे कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको शेप किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं से हम एक्सपीरियंस करते हैं ये सारी चीजें, तो ही हम वो बना सकते हैं। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उन्होंने क्या सोच के लिखा, कुछ तो हमारी कंट्री में ऐसा हुआ होगा, ठीक है। जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे, ऐसे कुछ तो इवेंट्स हुए होंगे ना, जिसके वजह से जो है इंडियन लीडर्स ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने मिलके जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। तो वही सब हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ था, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन जितना लिखा है उतना पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। यहाँ पे देखो इसका पूरा मतलब क्या है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट सिर्फ कोई एक मूवमेंट नहीं था, इसमें बहुत सारे मूवमेंट आ जाते हैं। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स थे। अब वो ये सब क्यों मूवमेंट्स जो है कैरी किए गए थे उस टाइम पे, ताकि जो है ब्रिटिशर्स जो इतना कंट्रोल कर रहे थे हमारी कंट्री पे इतने टाइम से, इतने डिकेड्स मतलब सालों भर से, एक डिकेड मतलब 10 साल हुआ, तो उन्होंने करीबन मतलब 100 साल तक रूल किया था। तो ये जो है स्ट्रगल ये बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था और ये स्ट्रगल बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक चला। और इस इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत सारे मूवमेंट आ गए, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रगल आ गए। ये कलेक्टिवली इसको बोला गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी मतलब क्या हो गया, जैसे कि 1950 1920 ये साल हो गया, ठीक है। तो बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव, मतलब तब से ही जो हमारे लीडर्स ने है इंडियन नेशनल मूवमेंट के, जो मैंने जितने नाम बताए वो स्टार्ट कर दिए थे। क्योंकि इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो क्यों कर रहे थे ये सब, उन्होंने ये कह सकते हैं ये मूवमेंट्स क्यों स्टार्ट किया, ताकि वो इंडिपेंडेंस अपना जो है फिर से गेन कर सके। मतलब हमारी कंट्री जिसके ऊपर पहले कोई राज नहीं था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, पहले किंग्स तो रूल कर ही रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर ने सडनली आके पूरे पैन इंडिया में जो अपना रूल स्टार्ट कर दिया था ना, वो उससे छुटकारा पाके इंडिपेंडेंस लेने के लिए लोगों ने, मतलब तब के लीडर्स ने और बाकी सिटीजन्स ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैंने बहुत सारे मूवमेंट बताए, ठीक है। और किससे इंडिपेंडेंस चाहिए था, ब्रिटिश रूल से चाहिए था, ठीक है। और ये कब तक झेल रहे थे हम, जैसे मैंने कहा सेवरल डिकेड्स तक। मतलब ये जो स्ट्रगल है, ये जो मूवमेंट है, ये कुछ दिनों का नहीं था, ये कुछ दिनों का नहीं था, बहुत सालों का था, बहुत सालों का था। इसी की वजह से लोगों को और लीडर्स को इतना पता चल गया कि अब हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि वो इतने साल तक देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स कैसे उन पे इतना कंट्रोल बना के रखे हैं। मतलब कि ना ही सिर्फ पार्लियामेंट में उनका जो रूल करने का तरीका है, पॉलिटिक्स भी उन्होंने संभाल के रखा है, बिजनेस वाला साइड भी उन्होंने संभाल के रखा है, हर चीज पे अपना एक पकड़ बना ली उन्होंने। तो इस दौरान जो लीडर्स हैं हमारे, उनको ये पता चल गया था कि जैसे महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, बहुत सारे लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू हो गए, आप आगे पढ़ोगे अभी तो बहुत आगे आपको पता चलेगा 9th-10th में, कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की इस चीज पे कि कैसे जो है इंडिया को बचा सके और कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिला सके, ठीक है। बहुत सारे लीडर्स आ गए। नाउ इट वॉज अ लॉन्ग स्ट्रगल, द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा बहुत सालों तक चला, ये बहुत लंबा स्ट्रगल था। तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट किया इन इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक, ठीक है। मतलब कि इन्होंने अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट किया ये सोचने में कि फ्री इंडिया कैसा होगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि हम जब एक गलती करते हैं तो उससे हम एक चीज सीखते हैं।
तो वैसे ही इंडिया में जब ऐसे इवेंट्स लगातार हो रहे थे कि ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ पॉलिसी लेके आते थे जिससे वो इंडियंस को दबा सके, जिससे वो इंडियंस को और कंट्रोल कर सके, जिससे वो कम्युनिटीज को तोड़ सके, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते रहते थे। तो इसकी वजह से लीडर्स को ये पता चल गया कि ये जो आए हैं फॉरेनर्स, ये हम पे क्या करना चाहते हैं, मतलब ये हमारे साथ जो कर रहे हैं उससे अब हमें क्या सीख मिल रही है और हमें क्या याद रखना है कि जब हमारा इंडिया फ्री होगा इसके रूल से, तो हमें क्या चीज ऐसी रखनी है याद में कि हमारे इंडियंस को फिर से वो चीज झेलनी ना पड़े। मतलब जब ब्रिटिशर्स हम पे अपने रूल्स थोप रहे थे, हमारे अपनी पॉलिसीज थोप रहे थे, तब इंडियंस को क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, वो सभी को ध्यान रखा। किसने? नेशनलिस्ट ने ध्यान रखा। और ये चीज उन्होंने ध्यान रखा कि अब जब इंडिया फ्री होगा, इंडिपेंडेंस मिलेगी इंडिया को, तो उनको ये सब चीजें एकदम ध्यान में रखना है कि ये सब चीजें फिर से रिपीट ना हो। तो इसका मतलब उन्होंने बहुत सारी जो है पहले से इमेजिनेशन और प्लानिंग शुरू कर दी कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। भला ही कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बनने में 2 साल, 2 से ज्यादा साल लगे होंगे, लेकिन उन्होंने जो अपने मन में है, माइंड में प्लानिंग स्टार्टिंग मतलब अर्ली 20th सेंचुरी से स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि कैसे कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान रहे हैं कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बन रहा था। ठीक है, बना तो वो 2 साल के अंदर अंदर में, लेकिन उसकी जो है कह सकते हैं अर्ली उसकी अर्ली जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा किसने, एक डेमोक्रेटिक इंडिया होगा ऐसा सोचा किसने, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी उनको क्यों इमेजिनेशन और प्लानिंग की जरूरत थी, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बिकॉज अंडर द ब्रिटिश रूल दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। अब इसका मतलब क्या है, जो ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने इस तरीके के रूल्स बनाए थे, जो बनाते तो इस तरीके के थे कि खाली ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट हो और बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट होता था इंडियंस को, ना के बराबर। तो इसीलिए इंडियंस को, नेशनलिस्ट को, लीडर्स को, सभी रहने वाले इंडियंस को फोर्सफुली वो रूल्स को ओबे करना पड़ता था। और अगर वो ना करे तो उनको तो सीधा जेल भेज दिया जाता था। ठीक है, या तो मार दिया जाता था या जेल भेज दिया जाता था, यही चीजें होती थी। तो उसकी वजह से उनको बहुत फोर्सफुली वो रूल्स को ओबे करना पड़ता था जिनमें उनका कोई हाथ ही नहीं है। मतलब यहाँ पे पॉइंट याद रखोगे कि आपको बाद में याद आने वाला है कि मैंने पढ़ाया था, जहां उनका कोई रोल ही नहीं है उस डिसीजन मेकिंग में। जैसे आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में पढ़ते हैं जहां पे क्लियरली लिखा गया है कि सभी का, कम्युनिटी का सोच के जो है लिखा गया है रूल्स। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग भी होती है हमारी कंट्री में। लेकिन तब क्या हुआ था, वो वही रूल बना रहे हैं और वो अपने लोगों के लिए बना रहे हैं। तो मतलब हमारे इंडियंस का कहीं रोल नहीं है डिसीजन मेकिंग में भी, और पर फिर भी उनको जो है रूल्स ओबे करने पड़ते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सो आफ्टर द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट, देखो अथॉरिटेरियन रूल क्या होता है, मैंने आपको पहले के एग्जाम्पल से समझाया था कि जब एक इंसान के पास एक अथॉरिटी होती है तो अपने आप को डोमिनेंट समझने लग जाता है, अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाता है और अपने पावर का मिसयूज करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिशर्स जो जिस तरीके का रूल कर रहे थे ना, उसको अथॉरिटेरियन रूल कहते हैं। और ठीक है, और उन्होंने कॉलोनियलिज्म किया था। ठीक है, इंडिया पे आके उन्होंने जो है अपना कॉलोनियल रूल किया था। तो आपके पास जब ये वर्ड्स है कॉलोनियल रूल, अथॉरिटेरियन रूल, तो समझ जाना ब्रिटिशर्स के टुवर्ड्स इंडिकेट किया। ठीक है, अब ये क्यों कहा है अंडर द कॉलोनियल स्टेट, मतलब ये ब्रिटिशर्स के रूल के बारे में कहा गया है। अब देखो यहाँ पे स्टेट वर्ड क्यों कहा गया है, हम तो कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं ना वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, मतलब ये चीज आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि वर्ड्स को इधर स्किप कर दिया जाएगा, मैं आपको प्रॉपरली समझाने वाली हूँ। स्टेट का मतलब क्या होता है, जब हम एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, एक कंट्री के डेमोक्रेटिक सेटअप या पॉलिटिकल सेटअप, पार्लियामेंट्री सेटअप, और उनके जब लीडर्स के बारे में बात करते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इन सब के बारे में बात करते हैं, तो हम उस कंट्री को स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक द इंडियन स्टेट। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं इंडिया के स्टेट्स की बात कर रही हूँ, 28 स्टेट्स की बात कर रही हूँ, नहीं। द इंडियन स्टेट मतलब मैं इंडिया के जो एक जो पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया के अंदर गवर्नमेंट का क्या रूल है, कैसा है, सब उसको डिनोट करने के लिए मैं स्टेट वर्ड यूज कर रही हूँ। ठीक है, और मैंने एक वर्ड भी कहा था पिछले लेक्चर में, पॉलिटी। तो पॉलिटी मैंने कहा था इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के पास एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटी का मतलब कि जब एक कंट्री के पास उसका खुद का एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, उस कंट्री को हम क्या कहते हैं कि उसके पास वो पॉलिटी है। तो इंडिया हैज एन ऑर्गेनाइज्ड नहीं बोलोगे आप, इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। ठीक है, आप नहीं बोलोगे इंडिया इज अ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम, उसकी जगह आप रिप्लेस करके बोलोगे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, द नेशनलिस्ट कन्विंस्ड द इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। तो मतलब इतना रूल जो हुआ डिकेड्स तक,
तो उससे क्या सीखने मिल गया इंडियंस को, नेशनलिस्ट को, लीडर्स को, कि सबसे पहले जो हमारा इंडिया होगा ना, इनके मतलब फ्री इंडिया ना, इंडिया वर्ड नहीं यूज करेंगे, फ्री इंडिया, क्योंकि तब इंडिया कंट्रोल में था, ठीक है। आज हम ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हम तो उस टाइम पे थे नहीं ना, तो तब लोगों को कीमत पता थी कि फ्री इंडिया क्या होगा, तो उन्होंने बहुत विजन्स देख के रखे थे। ना ही सिर्फ लीडर्स ने, हर एक कॉमन सिटीजन एक सपना देखता था कि फ्री इंडिया क्या होगा, वो क्या कर सकेंगे, ठीक है। कभी अपने दादा दादी से पूछना पार्टीशन की स्टोरी, उनको पता होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो द नेशनलिस्ट कन्विंस्ड द इंडियंस दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी, मतलब फ्री इंडिया जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। सबसे पहले तो उन्होंने ये सोच ही लिया था डेमोक्रेसी तो होगी होगी इंडिया में, ठीक है, इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। डेमोक्रेसी में ये फर्स्ट हो गया, डेमोक्रेसी होगी जहां पे सब सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मतलब डेमोक्रेटिक तो होगी कंट्री, इक्वालिटी भी दी जाएगी और सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, मतलब पार्टिसिपेशन होगा। क्योंकि उनको पता है कि जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने कहीं भी इंडियंस को जगह नहीं दी, पॉलिसी मेकिंग में भी जगह नहीं दी और ना ही कोई विचार उनको रखने दिया, इंडियंस के विचारों को स्पष्ट मना कर दिया। तो ना इंडियंस को पॉलिसी मेकिंग में जो है चांस मिला, ना ही उनको अपने थॉट्स एंड डिसीजंस जो है रखने के चांस मिले, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तब तक लीडर्स ने सोच लिया था कि इक्वालिटी होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारा जो कंट्री फ्री इंडिया बनेगा उसमें सबसे पहले तो डेमोक्रेसी होगी, ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप होगा और सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी मिलेगी, क्योंकि तब उनमें बहुत भेदभाव किया जाता था। उनको पता है कि उनमें और ब्रिटिशर्स में कितना भेदभाव होता था, और साथ ही में गवर्नमेंट की कोई भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन होगा ही होगा, ठीक है। ये समझ आ गया। नोट करो यहाँ पे, फॉर दिस दे हैड टू वर्क आउट वेज इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज टू बी सेटअप इन अ कंट्री। मतलब उसके लिए ये उनका एक विजन था, पर उसको उनको इम्प्लीमेंट भी करना था, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इतना जो सोचा है वो नहीं, मतलब कह सकते हैं उसका वो ड्रीम जो है वो सच में नहीं बदलेगा, उसको रियलिटी में लाना पड़ेगा ना, ठीक है। बट ये कौन लेके आएगा, ठीक है, दे हैव टू थिंक। एंड प्लस ना ही सिर्फ उनको एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए मतलब एक बेस तैयार करना पड़ेगा कि क्या होगा हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप, उसके साथ उनको वो रूल्स भी बनाने पड़ेंगे जो हमारे कंट्री के फंक्शनिंग को गवर्न करेगी। मतलब जैसे मैंने कहा था, आइडियल्स एंड रूल्स की बात की थी सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, कि सबसे पहले डेमोक्रेटिक सेटअप तो खड़ा करना ही पड़ेगा, बट रूल्स भी बनाने पड़ेंगे। रूल्स क्यों बनाने पड़ेंगे? क्योंकि रूल्स ही ये डिसाइड करेंगे कंट्री कैसे गवर्न करेगी, ठीक है, कंट्री कैसे चलेगी, फंक्शन कैसे करेगी, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखना। बट जैसे मैंने कहा था कि कौन डिसाइड करेगा, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो हम देखते हैं, चलिए। अच्छा ठीक है, चलो, उन्होंने एक विजन देखा सारे लीडर्स ने कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उसमें वो सारी चीज लिखेंगे जो हमारे फ्री इंडिया में देखना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक विजनरी डॉक्यूमेंट तो बना ही लिया था, ठीक है, उन्होंने एक विजनरी डॉक्यूमेंट बना लिया था, लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया? दिस वॉज नॉट डन बाय वन पर्सन but a group of 300 people who met periodically for 3 years to write India's constitution. 300 लोगों का हाथ है इस चीज में, कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में, ठीक है, who became the members of the constituent assemblies. अभी 300 जो लोग थे ये बन गए थे किसके मेंबर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बन चुके थे, ठीक है। मतलब कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? किसी एक इंसान ने नहीं बनाया, कुछ करीबन अप्रोक्स 300 लोग मिलके बैठे 3 साल तक, एक एनुअली टाइम डिसाइड करते थे कि कब हमें मिलना है, और यूजुअली मेजोरिटी ऑफ मंथ्स वो मिलते थे, और उन्होंने मिलके डिसाइड किया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या नहीं इंक्लूड किया जाएगा, किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाएगी, किसको कम दी जाएगी, ठीक है। तो सेंटिमेंट्स किसी के भी हर्ट नहीं करने हैं, सभी कम्युनिटीज, सिटीजन्स को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। तो पर ये 300 लोग जो थे उनको क्या बोला गया? उनको बोला गया था मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? एग्जाम में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ ग्रुप ऑफ लीडर्स, ठीक है, और इट इज अ बॉडी ऑफ लीडर्स, या तो आप ग्रुप ऑफ लीडर्स लिखो या बॉडी ऑफ लीडर्स लिखो, दैट ड्राफ्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिबेटेड ओवर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ग्रुप कह सकते हैं, ये एक बॉडी कह सकते हैं, जहां पे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका बहुत बड़ा क्या बोलते हैं योगदान है इन द ड्राफ्टिंग एंड मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दे आल्सो डिबेटेड ओवर सम टॉपिक्स फॉर द मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यही चीज है। अब यहाँ पे नोट करना कि चेयरमैन कौन है ड्राफ्टिंग कमेटी के? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर है, जिनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनका पूरा नाम है, ठीक है।
और साथ ही में इट टुक प्लेस इन 1946। उन्होंने कब कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया था? 1946 में, ठीक है। फिर उनको कितने लगे? करीबन 2 years 11 months एंड 17 days। आप सोच सकते हो, मतलब लगभग लगभग पूरा 3 साल इनको लग गया था। तो आप ये ध्यान रख लो, 1946, 1947, 1948, ठीक है, इतना कुछ साल लगा। और मैं आपको बता देती हूँ 1949, 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार हो चुका था, ठीक है। 1949 26 नवंबर, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डे हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को हर साल। और आपको पता ही फिर 1950 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे आता ही है, तब ऑफिशियली जो है कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया था, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो। अब यहाँ पे वही बात है, मैं जैसे कहा था कि ऑल द मेंबर्स मेट पीरियडिकली फॉर 3 years टू राइट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। बट अब वो सब बैठ तो गए डिसाइड करने की लिखना है, बट उन्होंने क्या सोचा, मतलब उनके कंसर्न्स क्या थे, ठीक है, चलो देखते हैं। जब सारे मेंबर्स बैठे और उन्होंने डिसाइड किया कि अब चलो वर्क करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो है आइडियाज लिखने शुरू करते हैं, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा टास्क था। वो टास्क, और वो बहुत चैलेंजिंग था, वो इसीलिए बिकॉज द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर्स। जैसे मैंने कहा था, ये बहुत बार कहती हूँ कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, और वहां पे इतनी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रह रहे हैं, इतनी कम्युनिटीज रह रही है इंडिया में तब भी और आज भी, और साथ ही में इतने जो है लोगों के डिस्टिंक्ट कल्चर्स है। तो हमें सबसे पहले तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं, हम जो बोलते हैं ना, फाउंडेशन हर एक चीज का होता है, पहले ईंट आएगी, एक बिल्डिंग बनती है, तो सबसे पहले एक ख्याल आता है ना कि बिल्डिंग कैसे बनेगी, मतलब बिल्डिंग की शुरुआत फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे करके बिल्डिंग बनती ना ऊपर तक जाने तक। तो उनके लिए सबसे पहले बड़ी दुविधा ये थी कि हमारी कंट्री जो, उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में इतने लोग रह रहे हैं, इतने लोगों की जो है मदर टंग अलग अलग है, लैंग्वेजेस अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, हर चीज अलग है, तो हम किस तरीके से फिर ड्राफ्ट करें कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा टास्क था, ये टास्क नंबर 1 करके लिख देती हूँ। और उस टाइम पे सिचुएशन कैसी थी ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। कंसिडरेबल टर्मोइल मतलब एक कंफ्यूजिंग स्टेट में था इंडिया, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था ना, तो इंडिया एक बहुत ही कंफ्यूजन वाले स्टेट में था। अब वो क्यों था, उसके भी 3 कारण है, आइए जानते हैं। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वाज इमिनेंट, मतलब उस टाइम पे कंफ्यूजिंग सिचुएशन इसीलिए थी क्योंकि कंट्री का पार्टीशन हो रहा था उस टाइम पे। मैंने कहा था 1946 में जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने लोगों ने चालू किया, ठीक है। अब यहाँ पे 1947 में हमें आज़ादी मिली ना, तो वो पूरा जो है टाइम पार्टीशन का हो गया था, ठीक है। हमें आज़ादी 1947 में मिली, पर उससे पहले जो है पार्टीशन हो चुका था, ठीक है। जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए, जो पहले एक ही था इंडिया और पाकिस्तान, वो अब अलग अलग हो गए। तो ये भी इमिनेंट का मतलब क्या, कि मतलब वो भी हो ही रहा था, वॉज रेडी टू टेक प्लेस, मतलब ये चल रहा था साथ साथ में। और इनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो कैसे लिखे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का सबसे पहले पार्टीशन हो गया। और ऐसी भी सिचुएशन थी जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस जो है पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तानीज जो है इंडिया में रहने आ गए, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई थी। और मैं बताती हूँ सिचुएशन कैसी रही होगी कि बहुत सारे रेफ्यूजी कैंप्स जो है इंडिया में थे, तो वहां पे लोग छुप छुप के रह रहे थे, वो उस जैसे रह रहे थे कि उनकी मौत ना हो जाए। लाखों लोग, लाखों ने उससे भी ज्यादा लोग मरे थे पार्टीशन के टाइम पे, और आधे इधर उधर हो गए। किसी का ओरिजिन इंडिया में था तो वो पता नहीं पाकिस्तान जाके रहने लग गया। ऐसी स्टोरी सुनते हैं हम लोग आज भी कि मेरी दादी जो है वो यहाँ रहती थी, अब वो लाहौर रहने लग गई। ऐसा होता है क्योंकि वो पार्टीशन के टाइम पे बहुत जो है कंडीशन बहुत सीवियर थी, और साथ ही में उस टाइम पे इनको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था, कितनी बड़ी जिम्मेदारी, तो हो गया ना चैलेंजिंग सिचुएशन। साथ ही में सब प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइडेड फॉर द फ्यूचर। अब प्रिंसली स्टेट्स ये क्या है, ये क्या बोल दिया मैंने। प्रिंसली स्टेट्स मतलब कि जब भी ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने रूल किया था तब से, उससे पहले किंग्स रूल कर रहे थे। तो किंग्स ने इंडिया का क्या हाल बना दिया था, वो हर एक स्टेट को अपना पकड़ के चल रहे थे, उस पर अपने कंट्रोल गेन कर लिया उन किंग्स ने, तो वो प्रिंसली स्टेट हो गए ना। मतलब अब हमारे इंडिया में कोई भी प्रिंसली स्टेट नहीं है, ठीक है। तभी तो उन्होंने क्या, जो किंग्स ने जो कंट्रोल किया था, और जो ब्रिटिशर्स आए थे तब भी कुछ कुछ तो किंग रूल करते थे, बहुत ही कम नंबर में, बट कुछ कुछ जगह पे फिर भी किंग्स रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स का रूल चला गया। अब प्रिंसली स्टेट्स का क्या किया जाए, अब ये इंडियन लीडर्स के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ब्रिटिशर्स तो चले गए, टाटा बाय बाय, लेकिन अब क्या, अब ये प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा, कि प्रिंसली स्टेट्स को पाकिस्तान के साथ जाना है कि इंडिया के साथ आना है, कि इनको अलग ही रहना है, ठीक है। बहुत ये तीन ही ऑप्शन हो सकता है एमसीक्यू में, ठीक है।
चौथा ऑल ऑफ द अबव नहीं है, वो एक ही उनको चूज करना पड़ेगा, या तो पाकिस्तान के साथ चले जाए, या वो इंडिया में रहे, या फिर अपना अलग से रहे। तो कैसे रहे, मतलब उनको एक जगह तो ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग से कैसे रह सकते हैं। उनको हर चीज का सप्लाई चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्योंकि इंडिया का हालत खराब हो चुका था, क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज नहीं है, वहां पे इतना बड़ा जो है इतने सालों से रूल चलता आ रहा है, उनके पास कुछ नहीं बचा था। ठीक है, सोने की चिड़िया अब एकदम बंजर हो चुकी थी। मतलब बहुत मेहनत लगी फिर से जो है इंडिया को एक अच्छे स्टेट में लाने में। ठीक है, साथ ही में तीसरी जो चीज है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर्ड डिसमल। मतलब कि सोशियो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होती है, मतलब मेरी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में क्या देखा जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन, इनकम, ये सारी चीजें मेरी देखी जाएगी। ठीक है, तो लोगों की वो सिचुएशन बहुत ही खराब लेवल पे थी। मतलब जो लोग थे उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, वास्ट मास ऑफ पीपल मतलब मेजोरिटी लोगों की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ही गिरी हुई थी, क्योंकि डिसमिल का मतलब डिप्रेसिंग थी। मतलब ये सुन के भी अच्छा नहीं लग रहा था, लोगों को खाने पीने की कुछ नहीं मिल रहा था उनको। ठीक है, वो छुप छुपा के रह रहे थे। साथ में उनके घर उजड़ गए, किसी के घर पे किसी ने कंट्रोल कर लिया। मतलब जब वो यहाँ से वहां माइग्रेट हो रहे थे तो किसी का क्या चला गया, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं बचा लोगों के पास। ठीक है, तो उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा ही डिप्रेसिंग थी। तो ये सारी कंडीशंस, मतलब इतनी सीवियर कंडीशंस थी, इन सभी चीजों को सोच कर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था। ये बहुत कंसर्निंग 3 पॉइंट्स है। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज रहती है, और पार्टीशन का टाइम है, तो लोग अभी पाकिस्तान और इंडिया में मतलब लोग माइग्रेट कर रहे हैं, सिचुएशन बदल रही है, साथ ही में लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है। प्रिंसली स्टेट्स का क्या किया जाए वो भी देखना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट that reflects a respect for maintaining diversity while preserving national unity। इसका मतलब क्या है कि जैसे उनको पता चला कि मतलब ये सारे कंसर्न्स है जो हमारे कंट्री में प्रिवेल कर रहे हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो विजनरी डॉक्यूमेंट जैसे मैंने कहा था सोचा था, उसमें उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से गांठ बांध ली थी कि हमें जो है रिस्पेक्ट नहीं खोनी है। किस चीज के लिए, रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी। हमारे कंट्री की सबसे अच्छी बात ही डाइवर्सिटी। ठीक है, और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जब ये लोग लड़ रहे थे सारे इंडियंस किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तब ये सारे लोग ना, इनमें सिख्स थे, मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, बहुत सारे कास्ट के, बहुत सारे रिलीजन के लोग साथ इकट्ठे होकर लड़े थे। तब उन्होंने ये नहीं देखा था, धर्म में भेदभाव नहीं किया था, जाति में भेदभाव नहीं किया था, तब वो सब इकट्ठे होकर लड़ रहे थे। तो वो उनकी स्ट्रेंथ साबित हुई, मतलब उनकी जो डाइवर्सिटी थी उनके लिए वो स्ट्रेंथ साबित हुई। तो मतलब उनके लिए ये बन गया था कि यूनिटी लाइज इन डाइवर्सिटी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर्स को ये देखना, मतलब सोचना पड़ा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि हम रिस्पेक्ट ना खोए, किसके लिए, हमारी डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो उनको ये चीज भी ध्यान में रखनी थी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, मतलब कि हमें डाइवर्सिटी को तो मेंटेन रखना ही है, पर हमारे नेशनल यूनिटी को भी प्रिजर्व करना है। अब ये क्या बात हुई, मतलब आपको समझ आ गया स्टेटमेंट। देखो क्या होता है कि जब वो लोग पॉलिसी बना रहे थे, तो अब क्योंकि डाइवर्सिटी थी, तो वो ये तो सोच रहे हैं कि चलो हर एक कम्युनिटी को जो है इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, उनकी जो बात सुनी जानी चाहिए, चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहे हैं, बट उसके साथ ऐसा ना हो कि सब टुकड़ों में बट जाए, जैसे पहले ब्रिटिशर्स ने कर दिया था हाल हमारे कंट्री का। मतलब वो डाइवर्सिटी को तो मेंटेन कर रहे हैं, पर इस चक्कर में ये ना हो कि सब लोग है ना डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल करते थे, वो यही करते थे कि कितने लोग हैं हमारे कंट्री में, तो वो क्या करते थे, हर कम्युनिटी के बीच में लड़ाइयाँ ये सब चालू रहता था। तो इंडियंस जो लीडर थे, इंडियन लीडर, उनके लिए यही एक बहुत बड़ा था दिमाग में कंसर्न कि वो जो है डाइवर्सिटी को भी उतना ही मतलब एक रिस्पेक्टफुल तरीके से रखे, और साथ ही में नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व करे। क्योंकि अगर ये सब लोग अगर हर एक एक कम्युनिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया, उनके लिए कुछ ऐसा कर दिया जो दूसरी कम्युनिटी के लिए ना कर पाए, तो उसकी वजह से उनके नेशनल यूनिटी पे बहुत असर पड़ सकता है। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया। फिर साथ ही में द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, क्योंकि मैंने कहा था जैसे उनका बहुत बड़ा कंसर्न था सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके उस टाइम पे जो थी पार्टीशन के टाइम पे, तो इसीलिए उनके डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट किया गया, मतलब ये पॉइंट भी था कि कैसे पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जाए। पर आपको क्या लगता है आज की कंट्री में, आज की सिचुएशन में हमारी कंट्री में पॉवर्टी को इरेडिकेट किया गया है पूरी तरीके से? कोई भी कंट्री में पॉवर्टी को पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। कोई भी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है
कितने भी लेके आ जाओ भाई, मतलब सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब बहुत सारी पॉलिसीज जो हमारे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधार सके। कोई भी कंट्री में चाहे कितने ही रिफॉर्म्स आ जाए, कहीं ना कहीं ये जो है इम्बैलेंस होता रहेगा, मतलब पॉवर्टी एग्जिस्ट करती ही करती है, ठीक है। वो कम हो सकती है पर वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि पॉवर्टी को एरेडिकेट करने का सबसे पहले ठाना, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, गरीब होने के कारण मतलब अनएम्प्लॉयड, उनके पास हाउसिंग फैसिलिटी नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं है, तो उससे कंट्री तो कहीं भी ग्रो नहीं करने वाली, वो अंडर डेवलप्ड हो जाएगी, ठीक है। किसके थ्रू करेंगे? सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू, एज वेल एज emphasizing the crucial role the people play in choosing their representative। साथ ही में उन्होंने ये भी सोच रखा था कि अगर हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप होगा तो लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी और लोगों को ये पूरा पूरा हक है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का, ठीक है। तो इसी के साथ ही वीडियो लेक्चर को ओवर करते हैं। आई नो थोड़ा सा बिट लॉन्ग हो गया, वो इसी के लिए क्योंकि मुझे एक एक पॉइंट आपको समझाना था। अब आपको किस में मजा आएगा? अब आपको की फीचर्स में मजा आएगा। आप जब की फीचर्स पढ़ोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, तो आपको इतना इजी लगेगा क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, आपने एक इन्फ्लुएंस पढ़ लिया जिससे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू वीडियो लेक्चर में।